मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, मतलब इंसानों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो इंसान में न्यूट्रिशन के लिए भगवान एक अलग सिस्टम में बना के भेज दिए हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। और आप सबको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत से ऑर्गन से मिलकर बना होगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गन सिस्टम बहुत से ऑर्गन से मिलकर के बनता है। उसी तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत से ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं। और हमारे डाइजेशन में कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्रंथियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे डाइजेशन में, क्योंकि अगर ये ग्लैंड्स ना हो तो हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो कौन कौन सा ऑर्गन है जो हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है? तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला ऑर्गन है माउथ। और माउथ के अंदर का जो खाली जगह है जहां पे आप खाना को चबाते हैं उसको बोला जाता है बकल कैविटी। इसके बाद फिर जो ऑर्गन आता है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक पाइप होता है जो गले में है यहाँ पे। इस ईसोफेगस का दूसरा नाम जो है वो है फूड पाइप, ठीक है। फिर इसके बाद ईसोफेगस के बाद जो ऑर्गन आता है उसका नाम है स्टमक। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस से बाहर चला जाता है। इसके बाद जो ग्लैंड्स हैं तो इनमें सबसे पहले जो ग्लैंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है सलेवरी ग्लैंड, जो कि हमारे मुंह में पाया जाता है। इसके बाद एक ग्लैंड है लीवर और दूसरा है पैंक्रियाज। लीवर जो है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। पैंक्रियाज जो है वो हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये ग्लैंड सब हमारे फूड में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम मिलाते हैं। और जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम फूड में मिल जाता है ना तो फूड को डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है, मतलब इनकी मदद से ही फूड का डाइजेशन होता है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कुछ ऑर्गन से और कुछ ग्लैंड से मिलकर के बनता है, ठीक। और जिस रास्ते आपने देखा कि फूड माउथ से लेकर एनस तक गया, उस पूरे रास्ते को हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। मतलब कि एलिमेंट्री कनाल वो रास्ता है जिस रास्ते से होकर के फूड माउथ से एनस तक जाता है। और पूरे एलिमेंट्री कनाल की जो लंबाई है वो लगभग 9 मीटर है। मतलब हमारे इस शरीर में 5.5 फीट या 6 फीट के शरीर में 9 मीटर लंबा एलिमेंट्री कनाल होता है। लेकिन ये जो पाइप्स होते हैं, ये जो ट्यूब्स होते हैं, ये मतलब कि मुड़े मुड़े होते हैं, इसीलिए ये 9 मीटर हमारे शरीर के अंदर फिट हो जाते हैं। ह्यूमन भी होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन करता है। और होलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन में तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं भाई कि 5 टोटल प्रोसेस होता है ना। मानव में भी वो 5 प्रोसेस होंगे। तो हम लोग में भी जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसका नाम है इंजेशन। इंजेशन प्रोसेस में आपको पता है कि हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं, यही प्रोसेस कहलाता है इंजेशन। मतलब इंजेशन कंप्लीट हो जाता है जब आप अपने खाने को अपने मुंह में रख लेते हैं। अब दूसरा प्रोसेस जो शुरू होगा वो होगा डाइजेशन। डाइजेशन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि डाइजेशन एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। जब आप खाने को अपने माउथ में ले लिए हैं तो आपको माउथ में 3 ऑर्गन देखने को मिलेगा। एक मिलेगा टीथ, और मिलेगा टंग, और मिलेगा सलेवरी ग्लैंड। क्या मिलेगा? सलेवरी ग्लैंड मिलेंगे। और सलेवरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? तो 3 पेयर होती है, ठीक है ना। 3 जोड़ी सलेवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होते हैं, ठीक। सबसे पहले हम देख लेते हैं टीथ का भाई क्या काम है। तो टीथ का काम आप बचपने से जानते होंगे भाई कि खाना को चबाना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक। टीथ जिंदगी में 2 बार निकलते हैं। जब बच्चा छोटा छोटा होता है तो उन लोगों में जो पहली बार टीथ निकलता है उसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, ठीक है। इनकी संख्या होती है 20। लेकिन ये जब बच्चे 9 साल 10 साल के होते हैं ना तो ये मिल्क टीथ टूट जाता है। फिर उसके जगह पे जो दांत आता है उसको हम बोलते हैं कौन सा टीथ? परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। परमानेंट टीथ की संख्या होती है 32। तो क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि ये जो बच्चों में 20 दांत होता है ना, इनमें कौन सा दांत नहीं होता है? तो बच्चों में ना बाबू प्रीमोलर नहीं होता है, ठीक है।
इसके बाद ये जो टीथ हमारे में जो परमानेंट टीथ 32 हैं, इनमें से ना चार दांत जो है ना ये 19-20 साल के एज में निकलता है, जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं। समझ गए? तो विजडम टीथ मतलब बुद्धि वाला दांत। समझ गए? अभी क्या है ना कि बाबू तुम लोग देखो छोटा छोटा है, अभी तुम लोग के पास उतना बुद्धि नहीं है, तो अभी ये विजडम टीथ तुम लोग को आया नहीं होगा। तो ये जो परमानेंट टीथ होते हैं बाबू, ये होते हैं 32। मतलब पूरे जीवन में दांत कितने आते हैं टोटल? तो इन दोनों को सम कर लीजिए तो टोटल टीथ हो जाते हैं 52। मतलब पूरे जीवन काल में जो दांत आता है वो टोटल आता है 52। ठीक है? इसके बाद जो टीथ होता है ना बाबू, ये 4 तरीके का टीथ होता है हमारे मुंह में। एक होता है इंसीजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर, है ना, और एक होता है मोलर। इंसीजर होता है 8, कैनाइन होता है 4, प्रीमोलर होता है 8 और मोलर होता है 12। ठीक है? ये 4 तरीके के दांत आपको देखने को मिलेंगे हमारे माउथ में, और उनकी संख्या इतनी है, जब आप इनको जोड़िएगा तो 32 हो जाएंगे, है ना। अच्छा, इसके बाद टीथ का सबसे ऊपर वाला जो कवर होता है ना बाबू, सबसे ऊपरी लेयर होता है ना, उसको बोलते हैं इनामेल। इनामेल मानव शरीर का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। समझ गए? जैसे पूरे पृथ्वी पर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड है। उसी तरीके से मानव के शरीर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसका नाम है इनामेल। अब जो दूसरा ऑर्गन है माउथ में, उसका नाम है टंग। ठीक है बाबू? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमें स्वाद को बताने में मदद करता है। मतलब हमें टेस्ट के लिए जो जिम्मेदार सेंस ऑर्गन है वो है टंग। और टंग जो है हमें बोलने में भी मदद करता है। इसके अलावे खाना को, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में मदद करता है और खाना को निगलने में मदद करता है। ये टंग भाई साहब, टंग का इमेज आप वहां देख रहे होंगे। देखिए टंग जो है ये, इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें स्वाद का अनुभूति कराते हैं। मतलब आगे वाला भाग जो होता है टंग का, वो हमें स्वीट का टेस्ट कराता है। पीछे वाला बीटर मतलब कि तीखा या कड़वा, और साइड वाला जो होता है वो नमकीन और खट्टा का अनुभव कराता है। तो हम ऐसी ही ट्रिक बोलते रहते हैं बच्चा लोग को कि आगे मीठा, पीछे तीखा, साइड में खट्टा और नमकीन। तो जीभ का काम भी हमारा अब खत्म हो गया, टंग का काम खत्म। इसके बाद जो तीसरा ऑर्गन आता है बाबू, उसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। क्या नाम है? सैलिवरी ग्लैंड नाम है। कितने जोड़ियां होती हैं? तो 3 जोड़ियां सैलिवरी ग्लैंड होती हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इन सैलिवरी ग्लैंड का नाम है बाबू, एक का नाम है पैरोटिड, दूसरे का नाम है सबलिंगुअल और तीसरे का नाम है सबमैंडिबुलर। इनमें जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड होता है। ठीक है? सैलिवरी ग्लैंड का क्या काम होता है बाबू? सैलिवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा सिक्रेट करना। मतलब लार जो मुंह में होता है ना, वो लार को निकालना और खाना में मिला देना। खाना में मिलाने से क्या होता है ना कि हमारा खाना पूरा चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा हो जाता है तो हमको निगलने में आसानी होता है। समझ गए? तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, इसमें जानते हैं कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। हालांकि बेसिकली और एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन हम आपको 2 ठो बेसिक एंजाइम का हम बात कर देते हैं। एक होता है, जानते हैं कौन सा? टाइलिन होता है, और दूसरा है एक ठो लाइजोजाइम। ठीक है ना? ये टाइलिन जानते हैं स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। मतलब खाना जो हम खाए हैं उसमें जो चोकर वगैरह होता है ना गेहूं का, तो स्टार्च होता है वो, तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है ये टाइलिन एंजाइम। समझ गए? ये सलाइवा में पाया जाता है। इसका मतलब है बाबू कि हमारे बॉडी में जो डाइजेशन है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। समझ गए? तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे माने ह्यूमन के बॉडी में डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। ठीक? माउथ में किसका डाइजेशन होता है? तो स्टार्च का डाइजेशन होता है, और जो टाइलिन एंजाइम है ये स्टार्च को ना माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक? उसी तरीके से जो लाइजोजाइम है, लाइजोजाइम का काम होता है जर्म्स को मारना। समझ गए ना? कीटाणुओं को मार देना। क्योंकि हम जो फूड लिए हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म्स होंगे, उनको मारने का काम कौन करता है? लाइजोजाइम एंजाइम करता है। अब जो मुंह में जो खाना हमने चबा लिया है, तो अब इस फूड को हम बोलते हैं बोलस। मतलब मुंह में चबाया हुआ फूड को अब नाम दे दिया जाता है बोलस। ठीक है? अब ये बोलस जो है, जब हम यहां से निगलते हैं तो अब ये फूड पाइप के रास्ते हमारे स्टमक तक जाता है। तो देखिए याद रखिए कि पहली बात कि ईसोफेगस में मीन्स कि फूड पाइप में किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक?
जब हम निगलते हैं तो जो फूड है हमारा ये स्टमक तक जाता है, ये जाता है एक मूवमेंट के द्वारा। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या होता है बाबू कि इस जब हम खाना निगलते हैं तो इसोफेगस जो होता है ना, ये अल्टरनेट मूवमेंट करता है। मींस एक बार ये क्या करेगा, सिकुड़ेगा, एक बार फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा। तो ये जो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो सवाल पूछता है कि किस मूवमेंट के द्वारा फूड जो है इसोफेगस से स्टमक तक जाता है, तो कौन सा मूवमेंट बोलिएगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जो आपका फूड है बाबू स्टमक में आ चुका है, ठीक है। स्टमक में जब आता है तो स्टमक का होता है 3 भाग। एक होता है कार्डियक, फंडिक और होता है पाइलोरिक, ठीक है ना। सबसे जो पहला भाग होता है स्टमक का वो होता है कार्डियक, ठीक है। फूड यहीं से स्टमक में इंटर करता है। जब फूड स्टमक में आता है तो फूड स्टमक में 3 से 4 घंटे तक रहता है। तो काहे के लिए रहता है? ऐसा ही नहीं रहता है, कुछ काम होता है, समझ गए। तो फूड जब आता है स्टमक में रहता है तो इसी स्टमक में ना आपको गैस्ट्रिक जूस मिलता है खाने से, और इस गैस्ट्रिक जूस को कौन छोड़ता है? स्टमक, समझ गए। स्टमक ही इस गैस्ट्रिक जूस को फूड में मिलाता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में आपको 3 सब्सटेंस मिलेंगे। एक मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा मिलेगा पेप्सिन एंजाइम और तीसरा मिलेगा म्यूकस, समझ गए। तो अब आपसे सवाल पूछेगा कि पेट में कौन सा एसिड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड में कहां मिलता है? तो स्टमक में मिलता है। क्लियर है ना बात। इसके बाद जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 ठो काम है स्टमक में। पहला कि फूड को एसिडिक बनाना, क्योंकि HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और वो फूड में मिलेगा तो फूड को कैसा बना देगा? फूड को बना देगा ना बाबू एसिडिक, हाँ एसिडिक बना देगा। दूसरा काम है कि जो भी बैक्टीरिया माउथ में नहीं मरे थे उनको मारने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है स्टमक में, ठीक। इसके बाद हम बताएं आपको कि एक एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इसका मतलब है कि सवाल यही बन जाता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है स्टमक से। और स्टमक में प्रोटीन को पचाने वाला कौन होता है? तो पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम के बारे में एक बात और जान लीजिए कि पेप्सिन एंजाइम जो है ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम चुपचाप बैठा रहता है कि हम खाना को या प्रोटीन को तभी पचाएंगे जब खाना एसिडिक होगा। तब तक HCl उधर से कहता है कि भाई हम अपना एसिड छोड़ रहे हैं खाना में। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है खाना में और खाना हो जाता है पूरा एसिडिक, अब पेप्सिन खड़ा होता है और कहता है कि किधर है प्रोटीन, लाओ आज पचा देते हैं। मीन्स कि पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है और पेप्सिन प्रोटीन को पचा देता है, समझ गए ना। अच्छा, इसके बाद जो म्यूकस है, देखिए म्यूकस क्या होता है? स्टमक के इनर लाइनिंग से निकलता है, बेसिक नेचर का होता है म्यूकस। तो पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एसिड हमारे पेट में होता है, फिर भी हमारे पेट को कुछ नहीं होता है, इसलिए क्योंकि म्यूकस नाम का एक लिक्विड हमारे स्टमक में निकलता है जो एसिड के प्रभाव को न्यूट्रल कर देता है। तो म्यूकस का काम होता है एसिड को, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रल कर देना, ठीक है। अगर जिस इंसान में म्यूकस समय समय पे या अच्छे मात्रा में न निकल पाता है, उसके चलते कहीं कहीं एसिड के प्रभाव से पेट के अंदर जो है घाव बन जाता है, जिसको हम कहते हैं अल्सर, समझ गए बात। स्टमक में अब जो फूड है एकदम सेमी सॉलिड पेस्ट की तरह बन गया, मतलब लेई की तरह बन गया है, इसको हम बोलते हैं काइन, ठीक है। अब जो है फूड स्टमक से अब एक दूसरे ऑर्गन में जाएगा जिसका नाम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट है, 6.5 मीटर लंबा होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ गए ना बात। हाँ, मतलब गोलू कुमार अगर तुम्हारा पेट फाड़ के अब सारा का सारा हम स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल के यहां से वहां तक पूरा सीधा मतलब बिछा देंगे तो 6.5 मीटर लंबा हो जाएगा, समझ गए। हालांकि हम ऐसा करेंगे नहीं बाबू, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम पे केस हो जाएगा मर्डर का, है ना, ठीक है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी होते हैं 3 भाग। सबसे जो पहला भाग होता है उसका नाम है ड्यूडेनम, फिर है जेजुनम और है इलियम, समझ गए। ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है। लेकिन अब जो है फूड स्टमक से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन ध्यान रखिए इस बात को
कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है वो बेसिक मीडियम में पचता है, बेसिक मीडियम में डाइजेस्ट होता है, लेकिन स्टमक में जो फूड है वो है एसिडिक मीडियम में। मतलब एसिडिक फूड को बदलना होगा बेसिक फूड में। ठीक है, तो देखिए आपको हम बताए थे कि दो ठो ग्लैंड है, एक लीवर और एक पैंक्रियाज, जो हमारे डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे ही फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला भाग ड्यूडेनम में आता है, यहीं पे ड्यूडेनम में सारा खेल हो जाता है। लीवर प्रोड्यूस करता है एक ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड जिसका नाम है बाइल। बाइल जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। लीवर जो है बाइल प्रोड्यूस करके, और लीवर के नीचे एक छोटा सा थैली होता है जिसका नाम है गैल ब्लैडर, उसी में बाइल को जमा करते जाता है। क्योंकि भाई देखो लीवर का बहुत काम है, बहुत बिजी ऑर्गन है लीवर, तो लीवर बाइल बनाता है और उसको गैल ब्लैडर में जमा करते जाता है। ठीक है, क्योंकि जब जब जरूरत पड़ेगा बाइल का फूड को, गैल ब्लैडर जो है उसको निकाल करके फूड में मिला देगा। समझ गया ना बात? ठीक है, तो बाइल जो है ये फूड में मिलता है और फूड को बना देता है बेसिक। लेकिन इस बाइल को निकालने के लिए कौन प्रेरित करता है? तो हम आपको बता दें कि जैसे ही फूड ड्यूडेनम में आया था, तो ड्यूडेनम का एक सेल है, ठीक है ना, जो कि एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है कि गैल ब्लैडर को ना कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसे पुचकुच से पुचका देता है। समझ गए? पुचकाता है तो क्या हो जाता है ना कि जो गैल ब्लैडर में बाइल था ना वो फूड में मिल जाता है, और फूड में जब मिल जाता है तो फूड हो जाता है आपका बेसिक। समझ गए? तो बाइल का दो काम है, एक काम है फूड को बेसिक बनाना, और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है बाइल का वो है फैट का इमल्सिफिकेशन करना। मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ये बाइल का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि फैट को छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देना, यही कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब क्या होता है कि जब खाना बेसिक बन जाता है ना, इससे सबसे फायदा ये होता है कि पैंक्रियाज जो है बाबू, ये पैंक्रियाज हमारे शरीर का दूसरा जो सबसे बड़ा ग्लैंड है, इससे भी डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, और 3 डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। समझ गए? तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो पैंक्रियाज निकालता है ना, ये बेसिक मीडियम में ही काम कर पाते हैं। इसीलिए खाना पहले बेसिक बना। अगर बेसिक नहीं बनता तो पैंक्रियाज अपना डाइजेस्टिव एंजाइम फूड में नहीं छोड़ पाता, और नहीं छोड़ता तो हमारा डाइजेस्ट होता ही नहीं फूड। समझ गए? तो अब खाना बेसिक हो गया है। अब जो है, अब पैंक्रियाज का बारी है कि अपने इस तीनों डाइजेस्टिव एंजाइम को छोड़ दे वो फूड में। लेकिन इसके लिए भी एक हार्मोन निकालता है ड्यूडेनम, जिसका नाम है सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन हार्मोन तुरंत पैंक्रियाज को खबर देता है कि भाई खाना तेरा बेसिक बन गया है, अब एक काम करो, अपना ना एंजाइम छोड़ दो। तो पैंक्रियाज कहता है कि ठीक है भाई, तुरंत छोड़ते हैं। तो पैंक्रियाज ये 3 एंजाइम छोड़ता है, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो है ये फैट को डाइजेस्ट कर देता है, एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है, और ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि स्टमक में तो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया था, लेकिन भाई हम आपको बता दें कि प्रोटीन इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। स्टमक में जो डाइजेशन हुआ था वो पूरा प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाया था, इसीलिए यहां पे होता है डाइजेशन। फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। समझ गए ना बात? हाँ, प्रोटीन बहुत लेट से पचता है भाई, समझ गए? तो ये जो तीनों डाइजेस्टिव एंजाइम है इनको पैंक्रियाज छोड़ देता है। समझ गए ना? मतलब ये कंप्लीट डाइजेशन वाला एंजाइम है। समझ गए? तो अगर आपसे कभी पूछ दे कि कंप्लीट डाइजेशन वाला जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कौन छोड़ता है, तो भाई पैंक्रियाज छोड़ता है। समझ गए ना? कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है पैंक्रियाज को छोड़ने के लिए? तो सिक्रेटिन हार्मोन। कहां से निकलता है? तो भाई सिक्रेटिन को ड्यूडेनम निकालता है, जिस तरीके से ड्यूडेनम कोलेसिस्टोकाइनिन को भी निकाला था। हम एक बात को 2 बार इसलिए दोहरा देते हैं कि आप जब मेरा वीडियो देखें तो आपको वो अच्छे से याद हो जाए। समझ गए ना? हाँ, इसीलिए करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तीनों एंजाइम जो है अब फूड में मिल गए हैं। तो देखिए, ये जो लाइपेज है ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये जो एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि अब
स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो कॉम्प्लेक्स फूड था अब वो एकदम सिंपल सोल्यूबल फूड में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब कि यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब जो है इसके बाद अगला प्रोसेस होगा, ये होगा एब्जॉर्प्शन का। इस एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस में क्या होगा कि हम आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग बताए थे। पहला था ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में तो आपने देखा कि कैसे वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं लीवर और पैंक्रियाज के द्वारा छोड़े गए हैं। इसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला भाग आता है जेजुनम, ठीक है। और फिर उसके बाद का जो भाग है इलियम। देखिए इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा भाग है और इस इलियम में आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है विलाई। समझ गए ना, क्या नाम होता है? विलाई देखने को मिलता है। ये विलाई क्या होता है? ये विलाई सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया को बढ़ाने से जो खाना है, जो फूड है, वो पूरी तरीके से इलियम में फैल जाता है और जब इलियम में पूरा फूड अच्छे से फैल जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा। कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना विलाई, इसमें ना बहुत पतले पतले ब्लड वेसल्स रहते हैं, मतलब कि पतली पतली नसें होती हैं जिनसे कि ब्लड सर्कुलेट करते रहता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले भाग में पूरा फूड पहुंचता है तो इस फूड से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन्हीं विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और एब्जॉर्ब करके इनको ब्लड में मिला दिया जाता है। अगर सिंपली कहा जाए तो जो सिंपल और सोल्यूबल फूड मटेरियल हो गया था, अब जो इनमें से जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले भाग में, ठीक है। अब जब फूड अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको फिर ब्लड में मिला दिया जाता है। तो यहां क्या हुआ कि हमारा डाइजेशन कहां पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया? तो भाई डाइजेशन का काम कंप्लीट हो जाता है कहां पे? तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन कहां पे कंप्लीट हो जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ गए? मतलब डाइजेशन हमारा माउथ से शुरू हुआ था और खत्म कहां हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यही स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको इलियम वाले भाग में आपको इससे फूड से जो है न्यूट्रिएंट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको ब्लड में मिला दिया जाता है और ये न्यूट्रिएंट्स को ब्लड लेकर के अब आगे जाएगा। मींस कि अब अगले प्रोसेस पे आएंगे जिसका नाम है एसिमिलेशन। इस एसिमिलेशन प्रोसेस में जो ब्लड के द्वारा न्यूट्रिएंट्स ले जाया गया था ये सारे सेल को दे देता है। बॉडी के हर सेल को सारा न्यूट्रिएंट्स दे दिया जाता है। अब सेल जो है, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे बॉडी के सेल इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करा के और एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। मींस कि एसिमिलेशन प्रोसेस में हमारे सेल के द्वारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है। एसिमिलेशन प्रोसेस में जब एनर्जी बन जाता है तो इस एनर्जी का यूज हम तुरंत नहीं करते हैं, ठीक। कुछ एनर्जी का यूज तो हम कर लेते हैं भाई तुरंत, लेकिन बाकी का एनर्जी का यूज तो हम तुरंत नहीं करते हैं। तो क्या होता है, तो डाइजेस्टेड फूड का वो भाग जो हमारा शरीर तुरंत यूज नहीं करता है वो स्टोर होकर के रखा जाता है। लीवर का काम क्या है कि जो ग्लूकोज वाला फूड था उसको न वो स्टोर करके ग्लाइकोजेन के रूप में रख देता है। मींस कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। और जब हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो यही लीवर स्टोर किए हुए ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए? तो यहां पे कंप्लीट हो जाता है हमारा एसिमिलेशन प्रोसेस। अब हमारे शरीर में फूड का वो भाग जो हमारे शरीर के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया गया उसको हम अनडाइजेस्टेड फूड कहेंगे। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है अगले ऑर्गन में जाएगा जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हालांकि छोटा होता है लेकिन इसकी जो ट्यूब्स होते हैं थोड़े मोटे होते हैं, इसीलिए इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसके बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रेक्टम में जाकर के जमा हो जाता है। अब इसके बाद जो अगला प्रोसेस शुरू होता है उसका नाम है इजेशन। इस इजेशन प्रोसेस में हम अपने वेस्ट को शरीर से बाहर कर देते हैं। जब रेक्टम में ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जमा रहता है उसके बाद समय समय पर एनस के द्वारा हमारा जो अनडाइजेस्टेड और वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। और जब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चला गया तो हमारा पूरा का पूरा जो हमने शुरू से लेकर के अंत तक पूरा डाइजेशन पढ़ा
यहीं पे समाप्त हो जाता है। जाते जाते अंत में कुछ और बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके का होता है। जो एनिमल घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं, तो ग्रास में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को पचाना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए इंटेस्टाइन चाहिए बड़ा। इसीलिए आप देखे होंगे कि जितना भी गाय है, भैंस है, इनका देखिएगा पेट बहुत बड़ा होता है, मतलब इन लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है। बड़ा होगा तभी जाकर के सेल्यूलोज को अच्छे से पचा पाएगा। दूसरी तरफ देखिए कार्निवोरस एनिमल, जो लोग मीट खाता है, मीट जो है ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए छोटा इंटेस्टाइन में ही काम हो जाता है। इसीलिए जितना भी आप मांसाहारी जानवर देखिएगा, उनका इंटेस्टाइन जो होता है वो छोटा होता है। कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे ही आपको रिपीट करा देते हैं कि हमारे बॉडी में डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से शुरू हो जाता है। माउथ में किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च का होता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? तो स्टमक में होता है। ठीक है, स्टमक में एक एंजाइम और पाया जाता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन एंजाइम दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा होता है तो इस फूड को कंट्रोल करने का काम स्फिंक्टर मसल करता है। ये स्फिंक्टर मसल जो है रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कि कितना मात्रा में फूड को, किस रेट से फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना है। नहीं तो पता चला कि खाना एकदम हड़बड़ीले घुस गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझ गए ना, फट उठ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके लिए स्फिंक्टर मसल जिम्मेवार होता है। टीथ में आप देखिएगा तो टीथ का आपको फिगर दिख रहा होगा। टीथ का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको इनामेल बोलते हैं, जो सफेद कलर का आपको दिखेगा। इनामेल हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है ना। और इनामेल के नीचे वाले लेयर को हम बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है ना, डेंटाइन। डेंटाइन के नीचे आ जाता है पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में होता है नस वगैरह, ठीक है ना। तो जब कभी क्या होता है कि दांत मान लीजिए कि सड़ने लगता है, तो पहले वो क्या करता है, इनामेल को खत्म कर देता है। इनामेल को खत्म करने के बाद फिर जो है ना डेंटाइन को छेद करके निकल जाएगा, और जैसे ही वो जो बैक्टीरिया ये सब होता है वो जैसे ही पल्प कैविटी में आता है तो नसों में दर्द होना शुरू हो जाता है, मतलब दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर इंसान अच्छे से ब्रश व्रश नहीं करे तो उनके दांत पे येलो येलो कलर का एक स्टिकी पदार्थ जमा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लेक। तो उम्मीद है कि हम जो भी पढ़ाए होंगे आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए।